जल्दी ही नासा फिर से चांद पर मानव अभियान भेजने वाला है। वैसे नासा चंद्रमा की सतह पर एस्ट्रोनॉट्स के रुकने के लिए एक ल्यूनर बेस बनाने के बारे में सोच रहा है। लगता है कि हमें एक बार फिर नील आर्मस्ट्रॉन्ग के प्रसिद्ध शब्द मानवता के लिए एक बड़ी छलांग दोहराने पड़ेंगे। और ये सब 50 साल पहले शुरू हुआ था, जब अंतरिक्ष यात्रियों ने अपोलो 11 मिशन के दौरान पहली बार चंद्रमा की मिट्टी पर पैर रखा था। हैरानी की बात है कि पृथ्वी की पूरी आबादी के लिए इससे महत्वपूर्ण कोई उपलब्धि नहीं हो सकती। ऐतिहासिक लैंडिंग से लगभग 10 साल पहले नासा के अधिकारियों ने एक और योजना बनाई थी, चंद्रमा पर परमाणु बम विस्फोट करने की। कॉमिक बुक्स में से किसी हारे हुए विलेन की हरकत की तरह लगता है ना? नमस्कार दोस्तों, सन 2000 में इस पर एक रिपोर्ट प्रोजेक्ट A119 को सार्वजनिक किया गया था। उस वक्त इसे ल्यूनर फ्लाइट्स का अध्ययन कहा गया था। हालांकि अमेरिकी सरकार ने आधिकारिक तौर पर इसमें किसी तरह की भागीदारी को स्वीकार नहीं किया है। किसके दिमाग में ऐसी योजना आई होगी बेचारे चंद्रमा को नष्ट करने की? और उससे भी महत्वपूर्ण बात, क्यों? ये हमारा चैनल है। जो लोग हमें जानते हैं वे पहले ही महसूस कर चुके होंगे कि अब सब कुछ पता लग जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। निर्दयी स्पेस रेस। पिछली शताब्दी के 50 के दशक में जो चीजें आम बात थी वो शायद आज की पीढ़ी को अजीब लगती होंगी। कल्पना कीजिए, कोल्ड वॉर जोरों पर है। दुनिया दो बड़े गुंटों में बटा हुआ है, कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट। प्रोपेगेंडा की मशीनें कड़ी मेहनत कर रही हैं। अमेरिका और यूएसएसआर अपनी सैन्य शक्ति का निर्माण कर रहे हैं और प्रभाव क्षेत्रों के लिए कंपटीशन कर रहे हैं। अंतरिक्ष में भी। और अंतरिक्ष के लिए असली दौड़ शुरू हो जाती है। कौन पहले पृथ्वी को छोड़ने और अज्ञात का पता लगाने के लिए उड़ान भरेगा? यूएसएसआर ने पहला कदम रखा। सन 1957 में अपने सैटेलाइट को आकाश में प्रक्षेपित करके। उम्मीद के अनुसार अमेरिकी अधिकारी घबरा गए। और क्या, ये न केवल महान वैज्ञानिक प्रगति का संकेत था, बल्कि शक्ति का प्रदर्शन भी था। कम्युनिस्ट को अंतरिक्ष की दौड़ जीतने से रोकने के लिए उन्हें तत्काल कुछ करने की आवश्यकता थी। इसी वजह से A119 प्रोजेक्ट का जन्म हुआ। चंद्रमा पर परमाणु बम के विस्फोट करने का विचार था, और वो भी किसी गड्ढे में नहीं, बल्कि इसकी सतह पर इस तरह की विस्फोट के परिणाम स्वरूप जो परमाणु मशरूम बनेगा वो पूरी पृथ्वी से दिखाई दे। हालांकि इस परियोजना के कुछ वैज्ञानिक लक्ष्य भी थे, लेकिन इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण था अमेरिका की शक्ति को पूरे विश्व में प्रदर्शित करना। इसके बावजूद समाचार पत्र में ये अफवाह फैल गई कि यूएसएसआर स्वयं अक्टूबर क्रांति की वर्षगांठ पर चंद्रमा पर बम गिराने की योजना बना रहा है। शोधकर्ताओं की टीम चंद्रमा पर परमाणु बम विस्फोट करने की शैतानी योजना को कार्टून खलनायकों द्वारा नहीं, बल्कि असली सैनिक और वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किया गया था। इस परियोजना के प्रमुख फिजिसिस्ट लियोनार्डो रेफेल थे, जो बाद में दुनिया को इस अधूरे प्रयोग के बारे में बताने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने अपने साथ वैज्ञानिक गेरार्ड कुइपर को भी ले लिया था, जिनके ऊपर नेपच्यून के ऑर्बिट के बाहर कुइपर बेल्ट का नाम रखा गया था। टीम में एक युवा कार्ल सैगन भी थे, एक जाने माने अमेरिकी एस्ट्रोनॉमर जिन्होंने विज्ञान को लोकप्रिय बनाया था, जिनके बारे में हम पहले कई बार बात कर चुके हैं। इस परियोजना की बुनियादी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और विस्फोट के परिणामों का आकलन करने की जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर थी। आखिर ऐसे सम्मानित लोग इस तरह के अनैतिक और संदिग्ध प्रयोग में भाग लेने के लिए सहमत ही क्यों हुए? इतिहासकार फिर से आपको कल्पना करने की सलाह देंगे कि वैज्ञानिकों को शीत युद्ध के दौरान किस तरह काम करना पड़ा होगा, जब सैन्य गतिविधियां प्राथमिकता पर थी। इसके अलावा वैज्ञानिक समुदाय ने इस परियोजना को एक दिलचस्प शोध के रूप में देखा। ये माना जाता था कि परमाणु विस्फोट से चंद्रमा की जियोलॉजिकल संरचना को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। और फिर कार्ल सैगन तो इसे चंद्रमा की सतह पर बैक्टीरिया या फिर कार्बनिक मॉलिक्यूल का पता लगाने का मौका मान रहे थे।
इसके साथ ही टीम ने इस विस्फोट के साथ चंद्रमा को जगाने की संभावना पर भी शोध की थी, यानी चंद्रमा पर भूकंपीय गतिविधि को शुरू करने के बारे में। बड़ा धमाका, चांद पर बम फोड़ना। क्या गड़बड़ हो सकती है? प्रोजेक्ट A119 शुरू होते ही तकनीकी कठिनाइयों में घिर गया। सबसे बड़ी चुनौती एक शक्तिशाली रॉकेट का निर्माण करना था, जो चंद्रमा की सतह पर एक भारी वॉरहेड भेजने में सक्षम होता। शुरू में वे विस्फोट के लिए एक थर्मोन्यूक्लियर बम का उपयोग करना चाहते थे, लेकिन उसके बाद टीम ने एक हल्के परमाणु हथियार का उपयोग करने का निर्णय लिया, W25 वॉरहेड। इस वॉरहेड की शक्ति 1.7 किलोटन थी। उसका विस्फोट तो छोटा होता, लेकिन देखने में बहुत धमाकेदार लगता। ये मिशन सन 1959 में होना था। इस रॉकेट को लॉन्च करने की योजना बहुत ही गोपनीय रखी गई थी और लक्ष्य चुना गया था चंद्रमा पर टर्मिनेटर वाला क्षेत्र, वो रेखा जो चंद्रमा को रोशन और अंधेरे पक्षों में बांटती है। उनका मानना था कि इस क्षेत्र में विस्फोट सबसे प्रभावशाली रहेगा। लियोनार्डो रेफेल ने एक इंटरव्यू में कहा था कि विस्फोट के क्षेत्र को 3 किलोमीटर के दायरे में मार्क किया जाना था। चंद्रमा पर विस्फोट से पहले विशेष उपकरण लगाने की योजना बनाई गई थी, जो उसके परिणामों का अध्ययन करने के काम आएगा। हालांकि टीम ने एक निराशाजनक निष्कर्ष निकाला, ये कि विस्फोट का शो, जिसकी शोध के लिए सब इकट्ठा हुए थे, उम्मीद के मुताबिक शानदार नहीं होगा। पृथ्वी पर परमाणु विस्फोट एक खतरनाक और प्रभावशाली दृश्य है, क्योंकि पृथ्वी पर वातावरण घना है जो चंद्रमा के बारे में नहीं कहा जा सकता। चंद्रमा की परिस्थितियों में विस्फोट वाली जगह पर किसी भी तरह का मशरूम नहीं बनेगा। धूल और मलबा हवा के प्रतिरोध के बिना ऊपर की ओर उड़ेंगे। हालांकि विस्फोट का फ्लैश आंखों से पृथ्वी पर देखा जाता और सूरज की किरणें धूल के बादलों को और भी रोशन कर देती। इसके अलावा इस तरह इस विस्फोट का पृथ्वी के निवासियों पर और कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चंद्रमा के ऑर्बिट को बदलने या फिर इसे टुकड़े करने के लिए बहुत ज्यादा शक्तिशाली विस्फोट की आवश्यकता होगी। यहाँ तक कि चंद्रमा की रेडिएशन में भी इसका बहुत कम असर पड़ना था। सच तो ये है कि हमारा चंद्रमा वैसे भी कॉस्मिक रेस से अपना बचाव करने में सक्षम नहीं है। उसके पास अपनी ओजोन लेयर जो नहीं थी, जिसका मतलब ये है कि चंद्रमा पहले से ही रेडिएशन में नहा रहा है, इसलिए ये विस्फोट उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। केवल एक ही बात का बहुत बड़ा खतरा था, उड़ान की शुरुआत के चरण में गड़बड़ी। ज्यादातर अंतरिक्षयान की दुर्घटनाएं इसी चरण में होती हैं, लेकिन इस बार परिणाम बहुत खराब होंगे। कोई भी अमेरिका की धरती पर मशरूम उगते हुए नहीं देखना चाहता था, इसलिए उन्होंने परियोजना को रद्द करने का फैसला किया। शायद शोधकर्ताओं को प्रयोग के लिए जनता की प्रतिक्रिया का डर था। जो भी हो, अमेरिकी अधिकारियों ने चंद्रमा पर बमबारी करने के बजाय उसकी सतह पर पहले व्यक्ति को उतारकर उसे बेहतर तरीके से जानने का फैसला लिया। कोल्ड वॉर के बाद दुनिया A119 परियोजना का सारा डेटा लगभग 45 वर्षों तक गोपनीय रखा गया, तब तक जब तक परियोजना के प्रबंधक लियोनार्डो रेफेल ने दुनिया को इस भयानक योजनाओं के बारे में नहीं बताया। इसके अलावा ये पता चला कि सोवियत संघ भी असल में चंद्रमा पर एक विस्फोट की तैयारी कर रहा था और उनकी योजना भी अमेरिकी योजना के समय ही चल रही थी, उससे पहले नहीं। सौभाग्य से दोनों में से किसी भी महाशक्ति ने ऐसी कार्यवाही करने की हिम्मत नहीं की। 1960 के दशक में 100 से अधिक देशों ने परमाणु हथियार के परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने वाली संधि पर हस्ताक्षर किए थे। ये प्रतिबंध वातावरण में, पानी के नीचे और यहाँ तक कि अंतरिक्ष में परीक्षणों पर भी लागू होता है। इसके अलावा बाहरी अंतरिक्ष पर एक अलग संधि है जो सरकारों को पृथ्वी की कक्षा में अंतरिक्ष स्टेशन या किसी उल्का पिंड पर परमाणु हथियारों के परीक्षण करने से रोकती है। इसलिए ध्यान रखें, अगर आप कोई मृत्यु तारा बनाने की योजना कर रहे हैं तो पृथ्वी पर आपको इसके कानून का सामना करना पड़ेगा। खैर, इसके साथ ही मैं आपसे अनुमति चाहती हूँ। देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। इंसान के पास अब बहुत बड़ी वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमता है। मानते हैं कि इसे सैन्य उद्देश्यों पर बर्बाद करना बहुत मूर्खतापूर्ण है। और अगर कोई अंतरिक्ष में विस्फोटों का मजा लेना चाहता है, जॉर्ज ल्यूकास को पता है कि वे कैसे दिखते हैं।
तो आइए विज्ञान में रुचि रखते हैं, युद्ध में नहीं। एक बार गले लगाकर कहूंगी, समझदार बनो। जल्दी ही फिर मिलेंगे।